हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ पीवाईक्यूज एंड आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और जैसे पहले के आपको पीवाईक्यू सेशन समझ में आया, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा ये बहुत पुराना सा पेपर है तो उसके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा हो, है ना, पर ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को बोल भी दूंगा, उसकी जो लैंग्वेज है मैं उसको बोल भी दूंगा यहाँ पर वर्बली, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन एस्ट्रोनॉट इज स्टैंडिंग इन स्पेस क्राफ्ट। एक एस्ट्रोनॉट है जो एक स्पेस क्राफ्ट में खड़ा हुआ है पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वो उस डायरेक्शन में खड़ा है जिस डायरेक्शन में स्पेस क्राफ्ट मोशन कर रहा है। An observer on the earth finds that the speed of aircraft is 0.6 c। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो 0.6 ही है, 60 लिखा हुआ है, 6 है। एंड द एस्ट्रोनॉट इज 1.3 मीटर टॉल। तो एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्वर की जो लेंथ है ना, जो ऑब्जर्वर जो मेजर कर रहा है लेंथ, वो कितनी है? 1.3 मीटर। तो ये कौन सी लेंथ है? ये ऑब्जर्व लेंथ है, ऑब्जर्व लेंथ। तो हमें पूछा है एस्ट्रोनॉट हाइट एज मेजर्ड इन द स्पेस क्राफ्ट। तो स्पेस क्राफ्ट में उसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि नॉर्मल लेंथ जिसको बोला जाता है, उसी फ्रेम में मेजर करने वाली जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लेंथ। तो यहाँ पर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो एल की जो वैल्यू है वो 1.3 है, एल नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से 1 माइनस वी की जो वैल्यू है 0.6, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 0.36, और ये सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1.3 ये हो गया एल नॉट, और यहाँ पर ये बच जाएगा कितना? 0.64। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 इक्वल्स टू एल नॉट, और ये हो गया कितना? 0.8। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एल नॉट। तो एल नॉट हो जाएगा 1.3 पॉइंट 0.8, 1.3 अपॉन 0.8 हमने निकाला, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.6 मीटर। आंसर क्या आ गया? 1.6 मीटर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैरिंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज कंडक्टर के बाहर में, जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो यहाँ पर एक पिल बॉक्स की तरह काम करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया जीरो। ये पिल बॉक्स ले लिया चार्ज कंडक्टर का, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ बॉक्स एंड एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन। तो कंपास बॉक्स में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डिफ्लेक्शन होगा निडल के अंदर वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्वेश्चन में बोला है द बॉक्स डज नॉट हैव मैग्नेट इनसाइड। तो बॉक्स के अंदर मैग्नेट नहीं है, तो उसमें फिर डिफ्लेक्शन किस वजह से आ रहा है? किसके अंदर? निडल के अंदर। पहला ऑप्शन है चार्ज बॉडी इनसाइड। तो रेस्ट जो चार्ज है, रेस्ट चार्ज की वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो रेस्ट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन हो गया जीरो। दूसरा है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और किसके अंदर? निडल के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो डाइपोल की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले तो मैं। तो मैंने यहां से P की वैल्यू निकाल ली, और P इक्वल्स टू क्या हो गया? Q इंटू डी। तो Q मैग्नीट्यूड हो गया, तो 2 इंटू 10⁻⁶, और बीच की डिस्टेंस उनके 2 सेंटीमीटर है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से बन गया हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारे पास डाइपोल की वैल्यू आ गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। तो जो टॉर्क है, टॉर्क टाउ की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है P क्रॉस E। तो P क्रॉस E, तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁸, और ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 10⁻⁵। तो ये बन गया 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, जो कि सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
इफ क्यू बी द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेरिकल शेल, यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्पेरिकल शेल, तो स्पेरिकल शेल के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो स्पेरिकल शेल के लिए अगर ये स्पेरिकल शेल है तो स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अगर आपसे सरफेस पर पूछा जाए तो सरफेस पर कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये इसकी रेडियस है, यहाँ से रेडियस इसकी है आर, और अगर आपको किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर पूछा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, हमें अंदर पूछा है तो अंदर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ स्टेडी करंट के लिए, किसके लिए, स्टेडी करंट के लिए। तो स्टेडी करंट के लिए लिखेंगे हम म्यू नॉट जे, ये 0 नहीं करना है। और अगर यहाँ पर टाइम वेरिंग करंट होती तो फॉर टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो मॉडिफिकेशन हो जाता उसमें, और ये बन जाता कर्ल ऑफ बी, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ जिसको कहते हैं, म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। तो ये बन जाता मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ करंट आई एम साइन ओमेगा टी पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस आर, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। तो P इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है आई एम, तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आर हो गया। तो एवरेज हमें निकालना है, तो एवरेज के लिए ये हम क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है इसका एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकाल दें, तो इसका जो एवरेज है वो कितना आता है, 1/2। तो P एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिजल्टेंट। देखो दोनों के एम्पलीट्यूड, पहले का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ई नॉट बाय रूट 2, दूसरे का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया, ई नॉट। तो यहाँ साफ साफ लिखा है E1 इज नॉट इक्वल्स टू E2, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। फेज डिफरेंस देखो, तो फेज डिफरेंस दोनों में आ रहा है 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, एक कॉस में एक साइन में। तो यदि दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, दोनों का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बनेगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलिप्टिकल पोलराइज्ड। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो सिंपल पेंडुलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम, हालांकि इसकी लेंथ है, लेंथ हो जाएगी फिक्स। तो ये एक प्लेन में है, पर इसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई भी एक पैरामीटर चाहिए। थीटा से इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डिफाइन हो जाएगा। लेंथ जो इसकी हो गई वो फिक्स हो गई, तो एल तो जो है वो फिक्स हो गया, और थीटा जो है वो रिक्वायर्ड है इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिएगी इसमें 1। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टेप वाइज ऑप्टिकल फाइबर हैज कोर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव indexes as n1 and n2 respectively. The maximum semi angle of the cone of incident light to be guided into the fiber. तो यहां सबसे पहले न्यूमेरिकल एपरेचर आप निकाल लो। तो न्यूमेरिकल एपरेचर अगर आप निकालते हो तो उस न्यूमेरिकल एपरेचर को शॉर्ट में हम लिखते हैं NA, और उसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है। फिर हमें निकालना है एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल का जो फॉर्मूला है, एक्सेप्टेंस एंगल वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू न्यूमेरिकल एपरेचर। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और न्यूमेरिकल एपरेचर की ये वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, इन प्रिंसिपल सीरीज डबलेट ऑफ सोडियम। तो D2 जो है उसको हम लिखते हैं 2p 3/2 से लेकर और 2s 1/2 तक, और वहीं अगर D1 के लिए बात करें तो D1 लिखा जाता है 2p 1/2 से कहाँ तक, 2s 1/2। अब इन दोनों में जो प्रिंसिपल सीरीज डबलेट ऑफ सोडियम D1 D2 में है, तो ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, D2 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, D2 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मोर स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका स्टैटिस्टिकल वेट का मतलब जो एनर्जी डीजेनरेसी है वो इसकी ज़्यादा होगी। तो स्टैटिस्टिकल वेट
statistical weight due to larger degeneration, larger degeneracy होगी statistical weight की compared to 2p1/2। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल वो हमें से कहां से पता पड़ेगा, वो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। इसके बारे में हम कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट, अ हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में वो एब्जॉर्ब करता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो कितनी लिखी जाती है, -13.6। तो फाइनल स्टेट में कैसे लिखेंगे, EF माइनस E0 इक्वल्स टू, ये एब्जॉर्ब एनर्जी है तो ये कितना हो गया 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। अब EF की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, -13.6 हाइड्रोजन के लिए है तो अपॉन n² कर दो, Z की वैल्यू 1 कर दो, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला ये होता है ना, E इक्वल्स टू -13.6 Z² तो हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6, यहाँ से 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ से n की वैल्यू बनेगी 2, तो n की वैल्यू 2 बनेगी तो उसके लिए L की वैल्यू बनेगी 1 बनेगी 0 और 1 बनेगी 1। अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं L, और ये होता है √L, L+1 और h कट। तो फॉर L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 0 के लिए L की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर हम किसके लिए चेक कर लेंगे, L इक्वल्स टू 1 के लिए, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2h कट, और √2h कट लमसम आंसर आएगा कितना, ये आएगा 1.49 × 10⁻34। तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है वही लिख रहा हूं मैं, ए इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर आ स्कैटरिंग बिटवीन पार्टिकल्स दैट आर इन द रेस्पेक्टिव एस स्टेट, एस स्टेट में जो होता है उसके लिए हम जो क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू 4π/k², k² और साइन स्क्वायर डेल नॉट। ये जो डेल नॉट है ये फेज शिफ्ट है, फेज शिफ्ट, ये डेल नॉट जो है ये क्या होता है, ये फेज शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट, ठीक। और ये जो फॉर्मूला है वैलिड होता है लोअर एनर्जी स्टेट्स के लिए, तो वैलिड फॉर लो एनर्जी स्टेट, तो ये केवल लो एनर्जी स्टेट्स के लिए वैलिड होता है, तो सही आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पाउली मैट्रिसेस। तो पाउली मैट्रिक्स में एक होती है सिग्मा एक्स, वो होता है 0 1 1 0, सिग्मा वाई की वैल्यू 0 -i i 0, और एक सिग्मा जेड, तो सिग्मा जेड की वैल्यू 1 0 0 1। अब आप अगर इसमें से ये सी लेते हो तो सी के अकॉर्डिंग ऐसा लिख लो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। तो अगर आप ऐसा निकालते हो तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर जे और के इक्वल नहीं है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप चेक कर लेना एक बार, इसको रख के आप चेक कर लेना वैल्यू। नेक्स्ट, फॉर अ फ्री पार्टिकल द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को हम लिखते हैं d⍵/dk से, और फेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं ω/k से। हमारे पास एनर्जी जो रिलेशन है वो होता है p²/2m, और जो p है वो बराबर होता है h कट k। तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है h कट स्क्वायर k²/2m, क्योंकि e की वैल्यू होती है h कट ओमेगा, तो ये हो जाएगा h कट ओमेगा, ये बनेगा h कट स्क्वायर k²/2m। तो यहाँ h कट से h कट कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी h कट k²/2m, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो पहले मैं vp निकाल लूंगा, तो vp किसके बराबर है, vp है ω/k। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन रहा है h कट k²/2m, और यहाँ पर 1/k, तो ये बनेगा h कट k/2m, ये vp की वैल्यू बन गई। अब हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, vg। तो vg की वैल्यू d⍵/dk, तो ये हो गया d/dk, ओमेगा की वैल्यू ये रख दो h कट k²/2m। यहाँ से इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2h कट k
अपॉन 2m, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया एच कट के अपॉन एम, एच कट के अपॉन एम। तो अब हम डिवाइड कर देंगे वी को और वी से, तो वी जी अपॉन वी पी। तो वी जी की वैल्यू कितनी है, एच कट के अपॉन एम, और ये वैल्यू कितनी है, एच कट के अपॉन 2m। तो यहाँ एच कट के एम से एम कट गया, तो वी जी, एक मिनट रुको, सही लिखा है क्या मैंने, वीपी कितना है, एच कट के अपॉन 2m, ठीक है, और वीजी कितना है, वीजी आया है एच कट के अपॉन एम, तो एच कट के अपॉन 2m, तो यहाँ से वी जी इक्वल्स टू कितना हो गया, वी पी, ये बनना वी जी इक्वल्स टू 2 वी पी, तो वी पी इक्वल्स टू आ जाएगा वी जी बाई 2। एक बार चेक कर लो इसको, वी पी की वैल्यू हमारे पास है एच कट के अपॉन 2m, ठीक है, और वी जी आ गया हमारे पास एच कट के अपॉन एम, तो वी पी कितना हुआ, वी पी हुआ हमारे पास एच कट के अपॉन 2m, ये लिखा ना, हाँ, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा वी पी इक्वल्स टू वी जी बाई 2, तो ये रिलेशन बन जाएगा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन सम लिमिट्स क्वांटम मैकेनिक्स बिकम क्लासिकल, दिस हैपन्स। तो देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लासिकल मैकेनिक्स से कोई रिलेवेंसी नहीं है उसकी, वो बेसिक जो बेसिक फंडा होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, या जो बेसिक थ्योरीज होती है उसमें कंसिडर होता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो होगा नहीं, पेयर प्रोडक्शन भी नहीं होगा, वेव पार्टिकल डुअलिटी ये वेव नेचर को बताती है, और अर्न फेरेस्ट थ्योरम जो है ये रिलेट करती है क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम से, क्लासिकल को क्वांटम से रिलेट करती है, क्लासिकल टू क्वांटम। अब न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन है और अर्न फेरेस्ट थ्योरम, ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जैसे कि अर्न फेरेस्ट थ्योरम है डेल, इसका एवरेज पोजीशन का एवरेज का यदि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये बनता है एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम अपॉन एम। इसी तरह से इसका मोमेंटम का एवरेज निकालते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास आता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी एक्स यहाँ पर। तो ये रिलेट करता है किसके साथ, ये रिलेट करता है हमें न्यूटन्स मोशन के साथ। तो जब भी जो वेव पैकेट है, जब भी वेव पैकेट एक शार्पली लोकलाइज्ड क्वांटम पार्टिकल होगा, शार्पली लोकलाइज्ड क्वांटम पार्टिकल होगा, तो वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगा किसकी तरह, क्लासिकल पार्टिकल की तरह। जब भी वेव पैकेट एक शार्पली लोकलाइज्ड क्वांटम पार्टिकल होगा तो वो बिहेव करेगा क्लासिकल पार्टिकल की तरह। तो ये क्लासिकल कब बन जाएगा, जब ये अर्न फेरेस्ट थ्योरम जो है क्वांटम को रिलेट कर रही है क्लासिकल से। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लीड्स टू क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज ये हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। तो सही आंसर है सीधा पहला, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइट विद फील्ड वेक्टर, तो फील्ड वेक्टर की वैल्यू है E इक्वल्स टू ई नॉट एक्स कैप कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, और H की जो वैल्यू है वो है H नॉट वाई कैप और कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। तो हमें ये पूछा है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, S इक्वल्स टू E क्रॉस H कर दो। तो E क्रॉस H, यहाँ पर x है, यहाँ पर x वेक्टर है, यहाँ पर y वेक्टर है, तो कौन सा आ जाएगा, z वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, z हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ सीसी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी द वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन जो सीसी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें होता है लेस देन और इक्वल टू 1। रीजन बिंग की रीजन जो है इसका रीजन है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज माइनस वीबी ही होती है। तो आउटपुट वोल्टेज कम हो गया तो जो वोल्टेज गेन है वो लेस देन और लमसम इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट, द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 डिग्री टू 3 डिग्री। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक, ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो है कितना, 15 विदाउट फीडबैक। तो डी, सिर्फ मैं डी लिख देता हूं इसको, तो डी की जो वैल्यू है वो है 15%, और ये 3% पर आ गया, 3% पर आ गया विद फीडबैक, तो ये हो गया 3%। नेगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन यानी कि फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू वो हमें दी हुई है 4%। तो डिस्टॉर्शन के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं डी एफ इक्वल्स टू डी अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख लेंगे डी एफ अपॉन डी इक्वल्स टू
ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, एक मिनट। तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा डी एफ अपॉन डी इक्वल्स टू 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, 1 प्लस ए बीटा, ये फॉर्मूला बन गया। और ए बीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया डी एफ अपॉन डी, इसको सिर्फ डी लिख दो और इसको डी एफ लिख लो आप, इसको डी और इसको डी एफ और -1, ये हो गया। तो बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, बीटा की वैल्यू 4%, तो इसको लिख दिया मैंने 0.404। और डी की जो वैल्यू है वो है कितनी, 15%, तो इसको लिख दिया मैंने 0.15 और ये हो गया 0.03 और ये -1। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 5 - 1, ये हो गया 4। तो ये बन गया a इंटू 0.04 इंटू 4, तो a की वैल्यू हो गई 4/0.04, ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो वोल्टेज गेन जो है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आ जाएगा 100। ये डी एफ का फॉर्मूला ये वही है, D/1 प्लस ए बीटा, तो उसी फॉर्मूला से मैंने ये लिख दिया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।